अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कुल रहमान अलवी और आज हम फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि फार्मेसी प्रोफेशन में कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन क्या है, फार्मेसी किस चीज़ को कहते हैं। फार्मेसी में जो बेसिक फील्ड्स हैं फार्मेसी के, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है। ये किस तरह से यहाँ पर फार्मासिस्ट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पर हम इस वीडियोग्राफिकल इमेज के मुताबिक फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ये अगर आप लोग देख लें, जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट मेडिसिन मूव कर रहे हैं किसी भी बेड के अंदर, लेकिन फार्मासिस्ट को ही जो है वो कोई भी अगर वो डोजेज फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, कोई भी अगर वो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, जो कि मतलब ये जो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि फार्मासिस्ट इसमें हर तरह से रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी फार्मासिस्ट का इसमें अपना रोल होगा, इसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का अपना रोल होगा, इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अपना रोल होगा, इसमें जो कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट हैं जो कंपाउंडिंग करते हैं उनका अपना रोल होगा। इसी तरह जो एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं उनका अपना रोल होगा इनकी सिलेक्शन में। तो हर फील्ड में जहाँ जहाँ पर फार्मासिस्ट अपने रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं, उनका मेडिसिन सिलेक्शन के हवाले से या मेडिसिन जो सेलेक्ट करने के या फाइनलाइज करने के हवाले से उनके अपने अपने रूल्स होते हैं फार्मासिस्ट के। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड वो अपने रूल्स परफॉर्म करेंगे, उनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स उनके क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड अपने अपने रोल परफॉर्म करेंगे कि उनकी क्वालिटी कंट्रोल वगैरह करेंगे फाइनल प्रोडक्ट्स की। इसी तरह जो इंडस्ट्री कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं वहाँ पर भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में भी डिफरेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे टुवर्ड्स द पेशेंट एंड टुवर्ड्स द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो फार्मासिस्ट का जो रोल है इन सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, दैट इज मच इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम फार्मासिस्ट के रोल पे जाने से पहले, ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फार्मेसी पे जाने से पहले, हम लोग सबसे पहले फार्मेसी की अपनी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फार्मेसी है क्या। फार्मा फार्मेसी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड जो फार्मा है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है विच मीन्स फार्माकोन। ग्रीक वर्ड से निकला है दैट मीन्स फार्माकोन। और जो फार्माकोन है इसको पहले ये समझा जाता था कि फार्माकोन का मतलब पॉइजन है, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, वो सारे के सारे पॉइजन इन नेचर है, वो बॉडी को डिग्रेड करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन बाद में पता चला, मतलब डिफरेंट जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, डिफरेंट मेडिसिन पे एक्सपर्टीज जो है वो सामने आ गए। तो उन पे फिर ये डिस्कवर हुआ कि जो ड्रग्स हैं या जो मेडिसिन हैं, दे आर नॉट जस्ट जस्ट पॉइजन, उनके अपने बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं, उनके अपने फर्दर जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं जिन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि जितने भी मेडिसिन हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, आप उसको बेशक किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, आप उनको टेबलेट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, आप इसको कैप्सूल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, आप उनको सिरप के शक्ल में आप उनको यूज़ कर रहे हो, या इसी तरह कोई भी अगर केमिकल है जो यूज़ करता है कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पर्पस के लिए, तो उसके जरूर कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी ड्रग्स हैं दे कैन बी पॉइजन। इसमें एक आम तौर पर एग्जांपल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं पैरास्टामोल। पैरास्टामोल या फेनाडोल, जिस तरह फेनाडोल के अंदर जो फार्मूला है वो पैरास्टामोल का है, तो उस पैरास्टामोल का अगर हम देखें आमतौर पर वो बहुत कॉमन यूज है, खासकर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पेनाडोल की यूज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब इसमें या पैरास्टामोल की यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है अब, लेकिन वो एक ड्रग है। अब अगर आप सोचें कि वो ड्रग है तो वो पॉइजन किस तरह से हो सकता है, अगर वो पॉइजन होता तो वो तो इतना ज्यादा यूज ना होता फिर। लेकिन दैट इज पॉइजन इन रियल। जो पैरास्टामोल है वो भी एक पॉइजन है, उसकी डोज अगर आप हाई डोज लेंगे, फोर उसकी जो डोज में अगर आप 4 ग्राम या 4000 मिलीग्राम से अगर आप हायर डोज आप लेंगे पैरास्टामोल की, तो इससे सेवियर किस्म की हेपेटोटॉक्सिसिटी या जो लिवर सेल्स हैं, लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी पैरास्टामोल की वजह से हो सकता है, जो कि टॉक्सिक इन नेचर है, जो कि पॉइजन की तरह फिर वो काम करेगा। जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको वो खराब करेगा, नॉर्मल सेल्स को फिर वो
डिस्ट्रॉय करेगा जो नॉर्मल लिवर के सेल्स हैं। तो इसी तरह हर केमिकल पॉइजन है बेसिकली, लेकिन जो फार्मासिस्ट हैं वो फिर जो पेशेंट्स हैं जो यूज करने वाले हैं उनको फार्मासिस्ट ही फिर बचा सकते हैं उन केमिकल से, कि उनको यूज करने का तरीका बताएं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका बताएं कि उस पॉइजन जो है उसको मेडिसिन की शक्ल में कन्वर्ट करे, बेसिकली उस पॉइजन को मेडिसिन की शक्ल में कन्वर्ट करे। तो फार्मा जो है वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से निकला है, विच मींस ड्रग और पॉइजन। और इस पॉइजन को या इस ड्रग को फिर एक फार्मासिस्ट जो है वो फाइनल एक डोजेज फॉर्म या सेफ फॉर्म में फार्मासिस्ट किसी के सामने या पेशेंट के सामने रखता है। और जो फार्मेसी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो फार्मेसी इज बेसिकली द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस। जितने भी मेडिकेशंस हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, उनकी प्रिपेयर करने में और उनको डिस्पेंस करने में जो आर्ट एंड साइंस दरकार है उसको हम लोग फार्मेसी कहते हैं। आर्ट से मुराद कि आप कोई भी डोजेज फॉर्म ले, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेडिसिन ले, आप कोई भी शरबत ले, उसमें आर्ट भी चाहिए होगा, उसके प्रेजेंटेशन बेसिकली आर्ट आ जाता है। और उसमें साइंस भी चाहिए होगा, उसमें साइंटिफिक मेथड्स और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह के मेथड्स, प्रिपरेशन के मेथड्स भी अप्लाई होंगे। डिफरेंट साइंटिफिक जो है उसके अंदर लॉज वगैरह अप्लाई होंगे कि वो कोई भी मेडिसिन बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है कोई भी मेडिसिन। एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो ब्रुफिन है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज टैबलेट्स हैं, दर्द और बुखार वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन ब्रुफिन टैबलेट्स में होता क्या है कि उसमें ब्रुफिन टैबलेट्स के ऊपर एक पिंक कलर की कोटिंग हुई होती है, अगर आप लोगों ने देखी है कभी। वो पिंक कलर बेसिकली ब्रुफिन में क्या है कि वो ब्रुफिन को शुगर कोट किया हुआ होता है, पिंक कलर कोटिंग की होती है जो कि शुगर कोटिंग है। क्योंकि जो आइबुप्रोफेन फार्मूला जो ब्रुफिन के अंदर है वो बिटर इंटरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा बिटर है। अगर उस पर शुगर कोट ना किया जाए तो वो फिर पेशेंट स्वेलो नहीं कर सकेगा, स्वेलो पेशेंट जो है वो उस ब्रुफिन टैबलेट्स को इनटेक नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से पेशेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएंगे फिर। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर फार्मासिस्ट जो है, जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है या जो रिसर्चर फार्मासिस्ट है, वो उसके ऊपर आर्ट अप्लाई करते हैं कि उन्होंने उस ड्रग के ऊपर शुगर कोटिंग की हुई है, जिसकी वजह से उस आर्ट और उस साइंस में जिस जिस साइंस के थ्रू वो टैबलेट्स बने, ब्रुफिन टैबलेट्स, और जिस आर्ट के जरिए से उस टैबलेट्स पे शुगर कोटिंग की हुई है, ये इन दोनों के टूल्स वगैरह अप्लाई होंगे फॉर द प्रिपेयरिंग एंड फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशंस। प्रिपेयरिंग मींस कि आप उस मेडिसिन को बनाना स्मॉल स्केल पे बनाना या लॉन्ग स्केल पे बनाना, इंडस्ट्री के अंदर बनाना या किसी फार्मेसी में बनाना। और इसी तरह डिस्पेंसिंग मेडिकेशन उनको डिस्पेंस करने में जो आर्ट एंड साइंस अप्लाई होगा उसको हम लोग फार्मेसी कहते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना ये भी फार्मेसी के अंडर ही आता है, कि ड्रग रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि यूज से रिलेटेड, साइड इफेक्ट से रिलेटेड, ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड या और डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो फार्मेसी के अंडर ही आते हैं। तो फार्मेसी इज बेसिकली द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग। प्रिपेयरिंग में फिर सारी चीजें आ जाते हैं कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी आ जाता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाते हैं, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और डिस्पेंसिंग में आपने बना लिया, कोई भी मेडिसिन आपने बनाई, उसको फिर डिस्पेंस कर दिया, पेशेंट्स के हवाले कर दिया, उसको पेशेंट्स को दे दिया या कस्टमर को आपने वो मेडिसिन दे दिया। और इसी तरह फिर उस मेडिसिन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी फिर आपने प्रोवाइड कर दिया, इसको फार्मेसी कहते हैं। या फिर सेकंड आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि द हेल्थ साइंस विच डील्स विद द ड्रग प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग। वो हेल्थ साइंस जिसको आप जिसमें आप ड्रग जो कि आप ड्रग प्रिपरेशन में और ड्रग की डिस्पेंसिंग में आप अप्लाई करते हैं उनको हम लोग फार्मेसी कहते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि वो आर्ट एंड साइंस जो कि आप इन दोनों में अप्लाई करते हैं, प्रिपरेशन में और डिस्पेंसिंग में जो आप आर्ट एंड साइंस अप्लाई करते हैं वो फार्मेसी है। और इसी दोनों से रिलेटेड, उस मेडिसिन से रिलेटेड फिर जो आप फाइनल इंफॉर्मेशन देते हैं पेशेंट्स को, तो वो फिर फार्मेसी के अंदर आ जाता है। फार्मासिस्ट वो इंडिविजुअल है हु इज लाइसेंस्ड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस ड्रग्स। जो फार्मासिस्ट 5 साल पढ़ते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट से ड्रग्स को देखते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी फार्मास्यूटिकल यूजेज, या फिर डिफरेंट जो उनकी यूजेज वगैरह है, डोज है, या बाकी इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं, डिस्पेंसिंग टेक्निक्स हैं या डिस्पेंसिंग है, वो सारे की सारी चीज़ें फार्मासिस्ट पढ़ते हैं 5 साल। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर वो उनको मिस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस या कैटेगरी ए मिलती है बेसिकली।
जिनको हम लोग कैटेगरी ए कहते हैं या लाइसेंस ए कहते हैं। एक होती है कैटेगरी बी जो कि 2 ईयर डिप्लोमा वालों को मिलते हैं, जिन पे सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन हो सकते हैं। जबकि जो कैटेगरी ए है जो कि 5 साल वाले फार्मासिस्ट को मिलती है, उस पर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल बिजनेस, उस पर इंडस्ट्री, सारी चीज़ें उस लाइसेंस पे ओपन हो सकते हैं। और फार्मासिस्ट इज बेसिकली दी ड्रग एक्सपर्ट, हर एस्पेक्ट से वो ड्रग के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो उसके प्रिपेयर के हवाले से हो, चाहे वो उसकी डिस्पेंसिंग के हवाले से हो, चाहे उनकी यूजेज के हवाले से हो, हर हवाले से वो ड्रग के एक्सपर्ट है फार्मासिस्ट बेसिकली। अभी हम आते हैं कि व्हाट इज ड्रग। ड्रग क्या है बेसिकली? ड्रग इज एनी केमिकल, कोई भी वो केमिकल जो कि हम ह्यूमन या एनिमल्स में यूज करते हैं 3 पर्पजेस के लिए। एक, वो हम लोग उसको डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, दूसरा हम लोग उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तीसरा हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। कोई भी वो केमिकल जो कि हम ह्यूमन या एनिमल में यूज करें डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए। डायग्नोसिस मीन्स के आप किसी भी डिजीज की जिस तरह डायग्नोसिस हम करते हैं, कोई भी डिजीज फाइंड आउट करते हैं, उसमें डायग्नोसिस अप्लाई होता है, जिसमें डिफरेंट एक्सरेज, लैब टेस्ट या बाकी इस तरह के प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं। तो वो केमिकल्स जो कि डायग्नोसिस में अप्लाई होते हैं वो भी बेसिकली ड्रग्स हैं। जिस तरह न्यूक्लियर फार्मेसी में जिस तरह के आइसोटोप्स वगैरह यूज होते हैं, इसी तरह वो मेडिसिन जो कि किसी भी जो ज्यादातर जो कैटेगरीज है जो कि किसी डिजीज के इलाज के लिए यूज होते हैं, उनको भी ड्रग्स कहते हैं। वो भी क्योंकि वो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, इलाज के लिए यूज होते हैं। और वो केमिकल्स जो कि हम प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वैक्सीन की है। वैक्सीन आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी ड्रग्स। वो भी केमिकल कंपाउंड्स है, ड्रग्स हैं, जो कि बेशक किसी भी तरीके से हम लोगों ने उनको सिंथेसाइज किया हो, तो जो कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में यूज होते हैं। इसी तरह बात जिस तरह की मेडिसिन, जिस तरह लोपरिन है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर एस्पिरिन जो है वो 575 mg है, जो कि मेडिसिन की जो कि हार्ट डिजीज की प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लड थिनिंग एजेंट के तौर पे। तो अब वो हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो एक ड्रग है। तो कोई भी वो केमिकल जो कि हम लोग ह्यूमन या एनिमल में यूज करें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर्पस के लिए, उनको हम लोग ड्रग्स कहते हैं उनके। फार्मेसी प्रोफेशन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें मेजर जो है वो इसमें सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है। अच्छा, ऑनवर्ड मूव करने से पहले ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फार्मेसी के फील्ड है वो सारे के सारे इंटर कनेक्टेड है। फिर सेकेंड हमारे पास कम्युनिटी के बाद हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाती है। थर्ड फिर हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी है, फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, और उसके बाद फिर फॉरेंसिक फार्मेसी है, न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्मेसी एजुकेशन आ जाते हैं। फिर हमारे पास एंड रिसर्च डेवलपमेंट। ये सारे वो रूल्स हैं जिनको फार्मासिस्ट जो है वो एज ए प्रोफेशनल के तौर पे, एज अपना प्रोफेशन के तौर पे, अपना फ्यूचर के तौर पे फार्मासिस्ट जो उनको इंतखाब कर सकते हैं। अब कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली रिटेल फार्मेसी है, जो कि आगे हम लोग बताएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसमें कुछ फार्मेसी जो है वो इंटरलिंक्ड है। अब कम्युनिटी तो अलग से है, हॉस्पिटल भी अलग से हैं, लेकिन हॉस्पिटल में अक्सर औकात जो क्लिनिकल फार्मेसी है ये भी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। इसी तरह जो फॉरेंसिक फार्मेसी है जिसपे क्राइम वगैरह के टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ही वो होते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियर फार्मेसी है जहाँ पर जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं या कंट्रास्ट एजेंट्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह में यूज होते हैं या कोई और एमआरआई वगैरह में यूज होते हैं, वो प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको कंपाउंड किए जाते हैं, वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर रहा जाता है। इसी तरह रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन हर फील्ड में आ जाते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल में, क्लिनिकल में, इंडस्ट्रियल में, हर फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाते हैं। तो फार्मेसी के जो फील्ड्स हैं वो सारे तकरीबन इंटरकनेक्टेड है आपस में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप लोगों को इसे क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी फार्मेसी रन हो रही है? कि कोई भी पेशेंट आया, पेशेंट ने फार्मेसी पे अपने प्रिस्क्रिप्शंस दिया, और वहाँ पर फार्मासिस्ट ने या जो भी स्टाफ है उन्होंने उसको डिस्पेंस करके मेडिकेशंस दे दिए हैं। तो इसका जवाब आप लोग खुद अभी बेशक सोचें और बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, या एंड पे फिर लेक्चर के एंड पे फिर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका जवाब क्या होगा और क्यों होगा। फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, ये क्लिनिकल है, ये हॉस्पिटल है, ये कम्युनिटी है, या अगर कोई भी है तो वो क्यों है।
फिर हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी सबसे पहले आ जाते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी वो हेल्थ केयर फैसिलिटी है या वो फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी है जो कि हम लोग किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए करते हैं। जिस तरह कम्युनिटी फार्मेसी फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया में अगर फार्मेसी ओपन होती है तो वहाँ पर सिर्फ उस एरिया के पेशेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में अगर कोई फार्मेसी है तो वहाँ पर कभी भी लाहौर, कराची या क्वेटा या पेशावर से कभी भी लोग नहीं आएंगे कि वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में आएंगे, वहाँ पर मेडिसिन लेके फिर वापस चले जाएंगे। ये जो हम किसी भी एरिया में जो कम्युनिटी फार्मेसी प्रेजेंट होगी उसको वो सिर्फ उस एरिया के ही लोगों के लिए बनी होगी, उस एरिया के ही लोग उसके कस्टमर होंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें फिर लोग हर जगह से हॉस्पिटल में आते हैं, कश्मीर से भी हॉस्पिटल में लोग आते हैं, पेशावर से भी हॉस्पिटल में लोग आते हैं, फिर पंजाब के भी हर जगह से जो है वो हॉस्पिटल में लोग आते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में हर जगह के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है। पहले कम्युनिटी फार्मेसी को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता था, एपोथेसरी के नाम से, ड्रगिस्ट के नाम से या ड्रग स्टोर के नाम से, केमिस्ट के नाम से, इसी तरह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के नाम से, रिटेल के नाम से भी, इवन कि आजकल भी अक्सर जगहों पे है कि रिटेल फार्मेसी। और जो 1993 के बाद जो रिटेल या ये सारे जो नाम थे वो सारे के सारे कम्युनिटी फार्मेसी में चेंज हो गए कि ये सारे के सारे कम्युनिटी फार्मेसीज हैं। बेशक वो मेडिकल स्टोर है, रिटेल है, केमिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, एपोथेस्ट्री हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, वो सारे के सारे कम्युनिटी फार्मेसी हैं जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी भी पेशेंट या पब्लिक के साथ, क्योंकि वो उनको डायरेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए फार्मासिस्ट को हर तरह की स्किल्स चाहिए। खासकर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्ट के लिए। लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, कि आप रिटर्न में किसी को बताते हैं कि आप ये मेडिसिन इस तरह से ले, निशान लगाते हैं, आपको ये हो रहा हो। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मासिस्ट के लिए। और यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी पे फार्मासिस्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो लीगल और इथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर लें। जो भी लाइसेंसिंग वगैरह है या और इस तरह के हैं, वो फार्मासिस्ट उन चीज़ों को देखेगा, उनकी लाइसेंसिंग और इथिकल गाइडलाइंस को। और फार्मासिस्ट अपने जो ओटीसी मेडिसिन अगर वो देते हैं पेशेंट्स को, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होते हैं जो आमतौर पर पेन किलर या बुखार वगैरह के लिए यूज होते हैं, कफ वगैरह के लिए, तो उन ओटीसी मेडिसिन से फार्मासिस्ट काफ़ी सारे मोर्टेलिटी और जो मोर्बिडिटी उनको डिक्रीज कर सकते हैं। मोर्टेलिटी मींस डेथ, डेथ किसी भी वजह से अगर डेथ होती है उसको हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्बिडिटी मींस कोई बीमारी होती है उससे आपको कोई और मसला आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लेकिन डेथ नहीं होता, उसको हम लोग मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो ये इसको भी जो मोर्टेलिटी है और जो मॉर्बिडिटी है इन दोनों को भी फार्मासिस्ट कम कर सकते हैं बाय यूजिंग ओटीसी मेडिकेशन। किसी को भी फॉर एग्जांपल अगर गला खराब होता है तो फार्मासिस्ट उसके मुताबिक अगर मेडिसिन दे, उसको प्रॉपर गाइडेंस दे या कोई भी मेडिसिन दे या गाइडेंस दे, एक किसी को बुखार अगर होता है तो उस टाइम पे वो पेशेंट पे ठीक हो जाएंगे, उसकी डिजीज फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगी, उसको मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी से वो बच जाएगा फिर। इसी तरह प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है फार्मेसी के लिए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉलेज जो है वो इसके अंदर जरूरी है कि आप फार्मासिस्ट को ब्रांड नेम्स पता हो, फार्मासिस्ट को उनके फार्मूलाज या उनकी जो यूज हैं वो पता हो, उनका इस्तेमाल पता हो। उसी बेसिस पे ही वो प्रिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, या फिर वो दूसरा उसको वो जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो इससे प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग जो है वो फिर आ जाती है। और जो कम्युनिटी फार्मेसीज के दो टाइप्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, एक चेन है और एक इंडिपेंडेंट फार्मेसी है। चेन फार्मेसी वो है जो एक जो कि डिफरेंट चेन में बनाई जाती है, जैसे शाहीन डिवार्सन जिसके एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों। इंडिपेंडेंट वो है जिसकी सिर्फ एक ही ब्रांच हो। फर्दर हॉस्पिटल फार्मेसी है। हॉस्पिटल फार्मेसी बेसिकली वो फैसिलिटी है जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है, और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो मेडिसिन को चूज, प्रिपेयर, स्टोर, उनकी कंपाउंडिंग, उनकी डिस्पेंसिंग करना, और इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस, उन सारों से रिलेटेड जो चूजिंग है, प्रिपेयरिंग है, स्टोरिंग है, कंपाउंडिंग है, डिस्पेंसिंग है, ये सारे प्रोसेस जब हॉस्पिटल के अंदर होते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी में होते हैं तो उसको फिर हम लोग उस एरिया को हॉस्पिटल फार्मेसी हम कहते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी है और जहाँ पर ये सारे एक्टिविटीज हो रहे होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ पर फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पेशेंट्स को, स्टाफ को मेडिसिन के सेफ एंड इफेक्टिव यूज के बारे में भी बताते हैं कि वो किस तरह से किसी भी मेडिसिन को सेफली यूज करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो कंपाउंडिंग में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
कंपाउंडिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एट स्मॉल स्केल। जो प्रिपेयरिंग है ये दो तरह की है प्रिपेयरिंग मेडिसिन। एक ये कि आप इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाएं जिसमें आप पूरे फॉर एग्जांपल जब इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाएं तो ये वो पूरे इलाके को पूरे मुल्क के लिए मेडिसिन बनाते हैं, लाखों में टैबलेट या करोड़ों में टैबलेट्स बनते हैं। और इसी तरह जब आप कोई भी मेडिसिन किसी खास पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में या कम्युनिटी फार्मेसी में बनाते हैं, जो आप किसी एक पेशेंट के लिए बनाते हैं, किसी दो पेशेंट्स के लिए आप बनाते हैं कि वो दो पेशेंट्स यूज करेंगे, उनके बॉडी के मुताबिक आप मेडिसिन बनाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, फार्मेसी में, किसी भी इंडस्ट्री कम्युनिटी फार्मेसी में। उसको फिर उस प्रोसेस को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं, जो कि स्मॉल स्केल का प्रोसेस है। और इसमें ज़्यादातर जो डर्मा के प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं, वो कंपाउंडिंग में यूज होते हैं। दूसरा जो टीपीएन है या एडमिक्सचर, या टीपीएन मीन्स टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो अक्सर कोमा या अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं जो कि ओरली फूड इंटेक नहीं कर सकते हैं, उनको फिर एनर्जी सोर्सेज लगाए जाते हैं। एनर्जी पर्पस के लिए न्यूट्रिशन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, तो उनको फिर हम लोग टीपीएन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। उनकी भी कंपाउंडिंग हॉस्पिटल फार्मेसी पे फार्मासिस्ट करते हैं। और यहाँ पर अगेन फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग कंट्रोल सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं। और जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है जो कि फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन की जो लिस्ट है उनमें चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, या उनकी मेडिसिन की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन सी मेडिसिन हमारी फार्मेसी पे होनी चाहिए, वो फार्मेसी थेरेप्यूटिक का काम है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर फार्मासिस्ट ही होता है। फर्दर जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है ये भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम जो प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किए, वो काम करने के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का नॉलेजेबल होना जरूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल अक्सर जगहों पे नहीं होता है ऐसा कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को ड्रग्स और उनके एक्शंस के बारे में पता हो, कंपाउंडिंग के बारे में उनको नॉलेज है कि कंपाउंडिंग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उनकी मिक्सिंग होती है, अमाउंट्स कितनी होगी, ये और वो डिफरेंट फैक्टर्स उनके पता हो। इसी तरह ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द हॉस्पिटल उसको पता हो कि किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और जो रिसर्च है इनके बारे में फार्मासिस्ट को पता हो। रिसर्च तो तकरीबन हर फील्ड में फार्मेसी के अप्लाई होता है। और डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो उसकी वो कर कर सकते हो ट्रेनिंग्स के, वो डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है या नर्सेज है उनकी ट्रेनिंग करें डिफरेंट मेडिसिन से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ों पे। और फार्मेसी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी फार्मासिस्ट को पता हो कि उसने हॉस्पिटल फार्मेसी को किस तरह से मैनेज करना है, एज ए मैनेजर के तौर पे किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है। फर्दर फिर हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी आ जाती है। क्लिनिकल फार्मेसी बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ही होती है, या हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मासिस्ट होते हैं जिनको हम लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि दे प्रोवाइड पेशेंट केयर दैट ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मेडिकेशंस। ये उस तरह की पेशेंट या मतलब मरीज को उस तरह की केयर प्रोवाइड करते हैं, मरीज को उस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो यूज ऑफ मेडिकेशन है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, वो अच्छी तरीके से हो जाए। मतलब पेशेंट को इस तरह से मालूमात देते हैं कि वो पेशेंट उस मेडिसिन को अच्छी तरीके से यूज कर ले ताकि उनके अंदर साइड इफेक्ट्स ना हो, उनकी डिजीज जो है वो खत्म हो जाए, उनमें कोई मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी ना आ जाए, उनके अंदर ड्रग इंट्रैक्शंस ना हो। तो मेन पर्पस इसका ये होता है जिसमें पेशेंट ये प्रोवाइड्स पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, को मतलब डिफरेंट तरीकों से केयर प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस के जरिए से, फिजिकल के जरिए से वो केयर प्रोवाइड करते हैं टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मेडिकेशन, ताकि जो मेडिसिन की यूज है उनको ऑप्टिमाइज करें, उनको बेहतर से बेहतर बनाए, सेफ बनाए उनको, एंड प्रमोट हेल्थ, और पेशेंट की जो हेल्थ है उनको बेहतर करें और उनके डिजीज को प्रिवेंट करें या डिजीज को खत्म कर दे, ट्रीट कर दें। या फिर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट हैं उनको किसी भी तरह से मेडिसिन से रिलेटेड केयर प्रोवाइड करना, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है। जिसमें क्लिनिकल मींस डीलिंग विद पेशेंट, पेशेंट से डीलिंग होगी, पेशेंट को वो गाइड करेंगे, पेशेंट के हवाले से वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, उनके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, को गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जो हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह हैं उनको गाइडेंस, आप देख सकते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज है जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर सकते हैं। दैट इज सबसे पहले राउंड्स विद डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ है कि वो डिफरेंट पेशेंट्स के पास जाते हैं, वहाँ पर हिस्ट्री जो है वो चेक करते हैं और मेंटेन करते हैं, और उसकी जो ड्रग थेरेपी उनको मॉनिटर करते हैं कि इस पेशेंट को ये ड्रग जो है वो इतनी डोज लगनी है,
इस ड्रग की इस इतनी मिकदार इस पेशेंट को लगनी है, इस ड्रग की इतनी मिकदार इस पेशेंट को लगनी है, ये सुबह लगनी है या शाम लगनी है। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट ही होना तो ये चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ। और अक्सर जगह पे पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे इस तरह के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो कि एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट के काफ़ी सारे रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। इसी तरह पेशेंट को वो एडवाइस करते हैं कि वो मेडिसिन को यूज़ किस तरह से करेंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और वो उन साइड इफ़ेक्ट्स से किस तरह से बच सकते हैं। जिस तरह बाज़ मेडिसिन जो है वो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एंटीबायोटिक हैं, हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स के साथ जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसके साथ इंटेक करें ताकि उसकी जो किडनी पे इफेक्ट्स हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी या किडनी को जो है वो ख़राब ना करें। तो इसी तरह के उसके ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग और फूड के साथ क्या इंटरेक्शन है। और इसी तरह बाज ड्रग्स इस तरह होते हैं कि दो ड्रग्स अगर आप इकट्ठे यूज़ करते हैं तो इससे गलत असरात आना शुरू हो जाते हैं या एक दूसरे के असरात को ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे गाइडेंस पेशेंट को और स्टाफ को, डॉक्टर्स वगैरह को क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड करेगा। इसी तरह फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। मेडिसिन से रिलेटेड यूज़ करने के तरीके और केयर वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। और इस पर्पज़ के लिए जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो खुद भी फेमिलियर होना चाहिए जो लेब के टेस्ट है उनके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के हवाले से उनको पता हो। तो ये इन तरीकों से फिर फार्मासिस्ट जो है वो जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स, जिस तरह हॉस्पिटल की मोर्टेलिटी रेट्स हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो डेथ्स होते हैं, उनको भी फार्मासिस्ट इन तरीकों से कम कर सकते हैं क्योंकि जो मेडिसिन अच्छी तरीके से यूज़ होंगे, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे मेडिसिन के, डिजीज ठीक होगी तो पेशेंट ऑटोमेटिकली फिर ठीक होगा, उनकी मोर्टेलिटी या डेथ जो है वो फिर वाकई नहीं होगी अगर जब तक उनकी ज़िंदगी पर लिखी है। तो हॉस्पिटल मोर्टेलिटी रेट्स इससे कम हो जाते हैं, ड्रग की कॉस्ट भी इससे कम हो जाती है क्योंकि पहले पेशेंट ने एक ड्रग से ठीक होना था लेकिन जब वो ठीक नहीं होती तो वो फिर और मेडिसिन यूज करेंगे जिससे पेशेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ड्रग का कॉस्ट बढ़ जाएगा पेशेंट के लिए। तो ड्रग कॉस्ट भी इससे डिक्रीज होता है। और इसी तरह जो हॉस्पिटल की स्टे लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल है वो भी फिर कम हो जाता है कि हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल जो मरीज है वो हॉस्पिटल में कम दिनों के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिनों के लिए फिर तो मकसद ही नहीं है, कम दिनों में वो ठीक हो जाएगा तो उसमें ज्यादा दिनों के लिए फिर वो नहीं रहेगा, जो कि फायदा होगा फिर पेशेंट्स या कम्युनिटी वगैरह के लिए। इसी तरह फिर हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है। क्लिनिकल फार्मेसी में कुछ बैरियर्स हैं खासकर पाकिस्तान में जिसकी वजह से क्लिनिकल फार्मेसी फॉलो नहीं होती पाकिस्तान में मोस्टली जगहों पर। इसमें सबसे पहले तो लेक ऑफ फार्मासिस्ट नॉलेज है, फार्मासिस्ट के पास खुद नॉलेज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता तो वो फिर नर्सेज को या स्टाफ को या जो पेशेंट्स वो उनको फिर किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। अक्सर ड्रग इंस्ट्रक्शन का नॉलेज नहीं होता या साइड इफेक्ट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता जो कि नहीं होना चाहिए था। तो फार्मासिस्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी तरह जो इंटरेस्ट है टॉप मैनेजमेंट का, जिस तरह डिफरेंट जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट्स हैं या अदर प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं जैसे डॉक्टर्स हैं या नर्सेज वगैरह हैं, वो भी जाहिर सी बात है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन की गाइडेंस पेशेंट को दे, फार्मासिस्ट की जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट पेशेंट के साथ आ जाए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मसला है हॉस्पिटल के अंदर, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहाँ पर फार्मासिस्ट का अपना काम है, नर्स का अपना काम है, वहाँ पर डॉक्टर का अपना काम है। तो हर बंदा अगर अपना अपना काम करेगा इसमें पेशेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन दोनों की फिर भलाई होगी, दोनों के लिए फिर अच्छा होगा ये। और इसी तरह जो लेक ऑफ ट्रेनिंग है क्योंकि जब वो बाकी प्रोफेशनल्स अनहैप्पी होंगे, जब टॉप मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही होगी तो एट द एंड फिर क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी फिर नहीं हुई थी, उनको वो ट्रेन भी नहीं होते इन हवाले से। और जो कॉस्ट है वो भी जाहिर सी बात है फिर इंक्रीज हो जाता है इन तरीकों से फिर, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी रन करने से फिर। तो फार्मेसी की ओरिएंटेशन है ये कभी भी कुछ लेक्चर्स में या कुछ स्लाइड्स में कवर नहीं हो सकता, और क्योंकि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है फार्मेसी। तो फर्दर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने कम से कम लेक्चर हो सकें उनमें इंशाल्लाह हम फार्मेसी की जो ओरिएंटेशन है वो कवर करेंगे इसको। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।